एक कलेक्टर की पत्नी माफिया लड़के के प्रेम जाल में फंस गई थी, यानी कि गुंडा टाइप का लड़का था। और उसके बाद दोस्तों कलेक्टर ने अपने वॉचमैन से कहा था, जो गेटमैन रहता है, कि अगर मेरी पत्नी बच्चों से मिलने के लिए आए तो उसको मिलने मत देना। और फिर उसके बाद वह पत्नी बच्चों से मिलने के लिए भी आती है, मगर यहाँ पर दोस्तों दर्दनाक तरीके से उस पत्नी की मौत हो जाती है। आखिर क्या तो मामला था, क्यों उसने ऐसा कदम उठाया और क्या इसकी मौत के पीछे का कारण था, पूरी कहानी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। कई बार जीवन के अंदर कुछ औरतें, कुछ पुरुष कुछ ऐसे ऐसे कदम उठा लेते हैं जिनसे पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, बहुत कुछ यहाँ पर आप लोगों को जानने को मिलेगा। कि कई बार कुछ लोग कहते हैं बूढ़े बड़े कि भाई पैसे की तंगी में परिवार बिखरते हैं, लोगों के रिश्ते टूटते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी ऐसी जगह भी मैंने देखी हैं, आप लोगों ने भी देखी होंगी, जहाँ पर ना पैसे की तंगी, ना ज़मीन जायदाद की तंगी, ना मान सम्मान की तंगी, लेकिन फिर भी कुछ औरतें वो गंदा गंदा कुकृत्य कर बैठती हैं जिनकी उम्मीद शायद उसके घर वालों ने कभी नहीं की होगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहाँ पर विजय नाम का एक लड़का, माँ बाप की बचपन में मौत हो चुकी थी, तो चाची चाचा ने उनको पाला था और उसको पढ़ा रहे थे, बड़ा किया। 12वीं क्लास होने के बाद उसकी उम्मीद थी, उसको मतलब शौक़ था कि वह यूपीएससी की तैयारी करे और बड़ा अफसर बने। तो उसके चाचा चाची बहुत भले मानुस थे, वो कहते हैं बेटा तेरे पास ज़मीन भी काफ़ी है और तू अपने जीवन को जैसे बनाना चाहता वैसे बना, मेहनत कर, मजदूरी कर, चाहे कुछ भी कर, जो तुझे करना कर ले अपने जीवन के अंदर। और फिर वह लड़का अपने चाचा चाची से कहता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो चाचा चाची कहते हैं ठीक है, वो तैयारी हम तुम्हें करवा देंगे और उसके बाद पहले तू शादी कर ले क्योंकि तेरी उम्र बीती जा रही है। और फिर धूमधाम से इस लड़के विजय की शादी रेशमा नाम की लड़की से करवा दी जाती है। और रेशमा जो कि स्वभाव में बहुत ही सीधी सादी लड़की थी, बहुत ही अच्छी नेक विचारों की, अपने पति और अपने चाचा चाची, जो चचिया ससुर रहे, चाची ससुर हैं, जो भी हैं, चचिया ससुर सास, सबकी सेवा करती, घर का पूरा काम अपने कंधों पर रखती। और दोस्तों दोनों प्यार प्रसंग से दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समय गुजारने लगते हैं। अब कुछ दिन गुजरने के बाद विजय अपना सपना अपनी पत्नी को बताता है कि देख, मैं यूपीएससी की तैयारी करके मैं बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? जो पत्नी थी रेशमा, वो बिल्कुल एकदम से कह देती है कि बिल्कुल मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कोई काम नहीं करने दूंगी, खेतों का काम भी मैं अपने आप करके आ जाया करूंगी। कुछ पशु पाले हुए थे, उनसे दूध बेच करके कुछ गुजारा इनका हो जाया करता था। बोली मैं उन पशुओं की देखभाल भी अपने आप कर लिया करूंगी और तुम पढ़ाई लिखाई करो। और पत्नी अब अपने पति विजय की पढ़ाई में पूरा साथ देती है, पूरा उसके साथ मेहनत करती है, खाना पीना टाइम पर बनाती, सुबह 4 बजे जगा देती और कोचिंग के लिए जाया करता, कई बार घर पर आ जाया करता। इस तरह से इसका काम चलने लगता है। और दोस्तों इनकी मेहनत 4 साल तक ऐसी चलती रहती है और 4 साल के बाद यह लड़का अपने यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है और ये कलेक्टर बन जाता है। अब कलेक्टर जैसे बनता है तो पत्नी बहुत खुश, चाचा चाची बहुत खुश, उस गांव के अंदर खूब जश्न मनाया जाता है इसके कलेक्टर बनने पर कि बिना माँ बाप का लड़का देखो कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। सभी लोग खुश होते हैं, कोई परेशान नहीं होता है। अब इसकी पोस्टिंग शहर में हो जाती है तो अपनी पत्नी को अपने चाचा चाची के पास छोड़ करके शहर में चला जाता है। मगर कुछ दिन के बाद इसकी पत्नी कहती है कि भाई मैं तुम्हारे बगैर यहाँ पर अकेली रहती हूँ, अब तो हम पशु भी नहीं पालेंगे, ज़रूरत क्या है हमें ज़्यादा पैसे वैसे इधर उधर से कमाने की, तुम्हारी नौकरी लग गई है, अब तो हमारा गुजारा हो जाएगा। सरकारी मकान इसको मिला हुआ था विजय को। तो विजय कहता है मैं समझ गया तुम्हारी भावना को, तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो चलो, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता तुम्हारे बगैर। तो अपने चाचा चाची से पूछते हैं दोनों, तो चाचा चाची बहुत अच्छे थे, कहते हैं बेटा तुम अपना अच्छे से रहो, ज़िंदगी गुजारो, और यहाँ तो हम हैं और तुम्हारी खेती बाड़ी हम कर दिया करेंगे, पट्टे पर दे दिया करेंगे। अब तो ये दोनों पति पत्नी अब शहर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद बड़े प्यार से दोनों रहते और 7 साल गुजर जाते हैं। 7 साल में 2 बच्चे भी हो जाते हैं। पत्नी का काम इतना था सुबह खाना बनाना और उसके बाद पूरे दिन भर टीवी या सोशल मीडिया पर अपना आराम से समय काटना होता है, क्योंकि नौकरानी भी लगाई हुई थी। तो इतना काम पत्नी पर होता है। अब दोस्तों खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यह मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ।
जब तक गांव में थी तब तक खेतों में काम करा करती और घर पर रहा करती, भैंस गाय की सेवा किया करती, दूध निकाला करती, उसमें ध्यान रहा करता। लेकिन अब यह शहर में जाने के बाद पति तो चला जाता ड्यूटी पर और यह अकेली रह जाती, अकेले बैठी बैठी सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करने लगती है। 10 साल गुजर जाते हैं वहाँ जाए हुए। अब 10 साल गुजरने के बाद जो पति होता है उससे रेशमा नाराज़ हो जाती है। और नाराज़ होने का मतलब क्या था, उद्देश्य क्या था, क्योंकि जो पति था वजह उसके काम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि इस लाइन में काम बहुत होते हैं, तो वह अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो उसकी पत्नी इसी बात को लेकर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ और खपा रहा करती। कई बार विजय कहा भी करता, देखो मेरे पास टाइम ज़्यादा होता नहीं है, मगर फिर भी मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ टाइम देने की। लेकिन पत्नी कहा करती कि वो पहले जैसे विजय नहीं रहे तुम, अब इतना पैसा क्या करोगे, इतने पैसों का बहुत हो गया पैसा कमाना, ज़्यादा इतनी वो मत किया करो, अपनी ड्यूटी पर जाया करो, सीधा घर आ जाया करो, हमारी ज़िंदगी भी है। मगर विजय को अपना काम करना था तो वह नहीं आ पाता है, तो यहाँ पर पत्नी उससे नाराज़ रहने लगती है। नाराज़ थी, ऊपर से सोशल मीडिया चलाया करती थी। तो सोशल मीडिया पर एक दिन की बात होती है, इस रेशमा का जन्मदिन था 4-5 दिन बाद। तो एक लड़का टिंकू नाम का, टिंकू शर्मा, वह उसको जन्मदिन की बधाई देता है, रोज़ इसको जन्मदिन की बधाई देता है, इसकी हर पोस्ट पर लाइक करता, इसको मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है। अब इस लड़की को लगता है कि मेरा पति तो मुझे भाव नहीं देता, ना प्यार करता, और ये देखो पराया होकर भी मेरी कितनी ख्याल रख रहा है, खाना खाया या नहीं खाया सब कुछ पूछता, कहता खाना खा लिया करो टाइम पर, ये सही नहीं है, और मैं काम भी करती हूँ थोड़ा बहुत, तो कहता है कि सस्ता लिया करो। तो यहाँ पर अब वह सोशल मीडिया पर उस लड़के के बहकावे में आ जाती है और इसको लगने लगता है कि वो लड़का बहुत ज़्यादा केयर करता है, मेरा पति तो केयर करता ही नहीं है। अब क्या होना था दोस्तों, अब तो वही होना था जो होगा इससे आगे। अब वह बोलती है टिंकू से कि मैं टिंकू अपने पति से बहुत परेशान हो गई हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। दोस्तों सोचने की बात है, पति कलेक्टर है, पैसे की कमी नहीं है, गाड़ी बंगला रहने चलने के लिए सब कुछ है, नौकर चाकर है, लेकिन अब औरत की देखो बुद्धि कहाँ फिरी है। एक टिंकू नाम का कोई लड़का है, उसका आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं, कौन है, गरीब है, अमीर है, क्या है, कैसी प्रवृत्ति का है, उससे कह रही है कि मैं अब तुम्हारी होना चाहती हूँ, अपने पति से मैं परेशान हो गई हूँ। ये होती है बुद्धि कई बार कुछ लोगों में। अब वह जो टिंकू शर्मा था वह तो इसी चक्कर में ही था, वैसे और ज़्यादा प्यार करने लगता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो यह टिंकू शर्मा होता है, यह उससे फ़ोन कर करके उसकी और ज़्यादा केयर करने लगता है और यह अब बार बार कहती है टिंकू मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, मुझे इतनी ही केयर चाहिए। अब तो यहाँ पर दोस्तों यह अपने पति और अपने बच्चों को छोड़ करके एक दिन टिंकू के साथ फरार हो जाती है और बच्चे बिलखते रह जाते हैं। पति जो था शाम को जब आता है देखता है पत्नी कहाँ है, फ़ोन करता है, लेकिन यह फ़ोन उठाती है और बोलती है विजय से कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, अब मैंने अपना एक नया साथी ढूंढ लिया, उसके साथ रहूँगी। अब कलेक्टर साहब परेशान हो जाते हैं, कर कुछ सकते नहीं थे क्योंकि उनको कानून का पता था कि औरत जहाँ चाहे वहाँ रह सकती है, करे भी तो करे क्या, ठीक है भाई। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने बच्चों को वह संभालने लगता है और पुराने पलों को याद करने लगता है कि हम पति पत्नी कितनी अच्छी तरह से गाँव के अंदर खेतों में काम करने जाते, ज्वार की कटाई होती, भैंसों के लिए चारा लेकर आया करते, घर में हंस खेल कर रहा करते और कितने अच्छे थे कलेक्टर बनने से पहले। और आज मैं कलेक्टर भी हूँ, लेकिन वो सुख अब नहीं है जो पहले था नॉर्मल ज़िंदगी में। लेकिन वह इन सारी चीज़ों को भूल करके बच्चों की देखभाल में जुट जाता है कि ठीक है जो भी कुछ किया उसने मेरे साथ, ठीक है, इसको गाने से क्या फ़ायदा, इधर उधर लोगों के साथ हमदर्दी लेने से क्या फ़ायदा। और वह अपने वॉचमैन से कह देता है कि भाई मेरी पत्नी अगर यहाँ पर बच्चों से मिलने आए तो उसको आने मत देना, क्योंकि कलेक्टर को पता था कि माँ आत्मा जो होती हैं बच्चों के लिए तड़पती हैं और वो आएगी ज़रूर। उस टाइम तो उसने कह दिया था मेरा कोई बच्चा नहीं, कोई पति नहीं, लेकिन एक अंतरात्मा तो होती है ना, और पति समझता था इन सारी बातों को, तो वह कह देता है कि अपने वॉचमैन से कि उसको आने मत देना। अब तो इस तरह से ये ड्यूटी करता है, वो अपने प्रेमी के साथ है। एक दिन की बात होती है दोस्तों, वही बात हो जाती है जो कलेक्टर साहब सोच रहे थे। रेशमा जो होती है अपने बच्चों से मिलने के लिए गिरती पड़ती हुई, भागती दौड़ती हुई अपने घर पहुंचती है, लेकिन दरवाजे पर ही जो वॉचमैन होता है वो रोक देता है कि मैडम जी आप अंदर नहीं जा सकती बच्चों के पास, क्योंकि साहब जी ने मना किया है। यह सुन करके वह मैडम तरसती हुई निगाहों से उस चौकीदार की तरफ देखने लगती है कि भैया मुझे एक बार मेरे बच्चों से मिलवा दो, मैंने बहुत गलत किया है, मुझे गलती का अफसोस है,
मगर जो चौकीदार होता है उसको थोड़ा रहम आ जाता है, तो वह फ़ोन करता है विजय के पास और उसको बताता है साहब यहाँ पर मैडम जी आई हैं, रो रही हैं, बहुत बुरी हालत में हैं। अब यह सुन करके भाई विजय जो कि पहले प्यार करता था वह दौड़ कर आता है, आकर के देखता है कि पत्नी वहीं पर पड़ी हुई हैं दरवाजे पर, और उनको देखता है कि वो मुँह में झाग निकला हुआ है। और उसकी हालत देख करके तुरंत विजय उसको हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में जब वह गई थी तो वहाँ पर तड़प रही थी, उसने शायद कोई जहरीली चीज़ खा ली थी, रो रो कर कह रही थी कि विजय मुझे बचा ले, मैं जीना चाहती हूँ, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, शायद मुझे 7 जन्मों तक कहीं कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलेगा, और मैं तुम्हारे पाँव छूती हूँ, मुझे हो सके तो माफ़ कर देना, वरना माफ़ करने योग्य मैं नहीं हूँ। अब यह बातें सुन करके विजय की आंखों में आंसू, कि अब तक तो वह इसलिए थोड़ा सा आंखों में आंसू सूखे हुए थे क्योंकि पत्नी उससे गुस्से से बात करती थी, लेकिन आज पत्नी उसके पांव छूकर कह रही है अंतिम समय में कि हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, वरना माफ़ी के योग्य तो मैं नहीं हूँ। तो इन बातों को सुन करके जो कलेक्टर साहब होते हैं उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि अब क्या करें। और उसके बाद डॉक्टर जब उसका इलाज करते हैं तो इलाज के दौरान इस औरत की मौत हो जाती है, और उसके बाद बच्चों का रोना धोना बहुत ज़्यादा हो जाता है और विजय भी काफ़ी रोता है। मगर उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता, मामला पुलिस का था क्योंकि पेट में जहर था, और उसके बाद पुलिस आती है, जांच पड़ताल करती है, तो उस औरत के बॉडी के अंदर, मतलब शरीर की साड़ी के अंदर एक चिट्ठी मिलती है, और उस चिट्ठी में सब कुछ बताया हुआ था। चिट्ठी में क्या बताया हुआ था वो पुलिस पढ़ती है तो पता चलता है, वह बताती है कि मैंने अपने पति को धोखा दे करके टिंकू नाम के लड़के से सोशल मीडिया पर प्यार करके उसके साथ भाग गई अपने बच्चों को छोड़ करके। मगर वहाँ पर वह किसी से ना बात करता था, कमरे के अंदर रहा करता था, पता नहीं उसका अजीब सा स्वभाव था। तो पहले मैंने सोचा शायद शर्मिला टाइप का होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ना उसके पास ज़्यादा खाने पीने के साधन थे, ना उसके पास कोई प्रॉपर्टी थी, ना कुछ ऐसा परिवार था। अब 10-15 दिन गुजर जाते हैं, और काफ़ी दिन गुजरने के बाद अब एक दिन अखबार से पता चलता है कि जिस टिंकू शर्मा के साथ मैं रह रही हूँ वो तो बड़ा अपराधी है, पुलिस से छुपा हुआ इस कमरे में बैठा हुआ है। फिर इस महिला ने उस टिंकू अपराधी से कहा तुम तो अपराधी हो, और फिर वह वहाँ से भागने लगती है, लेकिन टिंकू शर्मा उसको भागने नहीं देता, वहीं पर पकड़ कर बिठा लेता है। और उसके बाद अब इस लड़की को से रेशमा को बहुत अपने ऊपर अफसोस होता है कि मैंने अपने सीधे साधे पति को धोखा दिया, बच्चों से दूर हो गई इस अपराधी के लिए, और यह धोखेबाज तो असली यह निकला। वह फिर चाल चलती है, उसी से प्यार से बात करती है, और प्यार से बात करने के बाद अब उसे अपने प्यार में ले लेती है। तो टिंकू शर्मा को लगता है कि अब नहीं भागेगी, और फिर यह एक दिन मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है, और फिर अपने ऊपर अफसोस करके ये जहर की पुड़िया लेती है और उसको गिलास में डालकर पी लेती है। और उसके बाद यह सोचती है कि मैं आखिरी बार क्यों ना बच्चों से मिल लूँ, आखिर मैं मिलने लायक तो नहीं हूँ लेकिन क्यों ना मिल लूँ जा करके। फिर यह गिरती पड़ती हुई अपने घर जाती है और बच्चों से मिलने के लिए अंदर जाने वाली थी, लेकिन चौकीदार ने इसको रोक लिया होता है, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। वह तुरंत अपने मतलब विजय को बुलाते हैं, और फिर विजय हॉस्पिटल ले जाता है, वहाँ पर इसकी मौत हो जाती है तड़प तड़प कर। लास्ट टाइम में कह रही थी कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, खुशी से वो पल गुजारना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ दोबारा से अपनी ज़िंदगी में आना चाहती हूँ, मुझे बचा लो विजय बचा लो। लेकिन अब विजय क्या करेगा, उसके हाथ में थोड़ी ना है, वो तो कांड तो उसने पहले ही कर दिया था। तो इस तरह से दोस्तों एक जान चली जाती है। उसको एकदम से जोश आया था कि क्यों ना मैं भी प्रेम प्रसंग करूं, पैसों से भी उसका मन नहीं भरा, पैसों से भी बोर हो चुकी थी, शान शौकत गाड़ी बंगला इन सब चीज़ से बोर होकर के उसने प्रेम प्रसंग रचाने की सोची, लेकिन उसको प्रेम प्रसंग में धोखा मिला, और उसके बाद इसकी इस तरह से जान चली जाती है। दोस्तों ऐसा ही होता है, गलत कदम उठाना, अवैध रिश्ता रखना, इन चीज़ों में हमेशा हार ही होती है, जीत कभी नहीं हो पाती। हो सकता है 2-4 दिन अच्छा लगे प्रेम प्रसंग, लेकिन एक दिन वह आता है जब प्रेम प्रसंग की वजह से पूरे परिवार के परिवार तबाह होते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। और इस कहानी ने बिल्कुल दर्शाया है भैया प्रेम प्रसंग में ना पड़े, क्योंकि बहुत बुरी चीज़ें हैं, इनसे बचकर रहोगे तो सही रहोगे, सुरक्षित रहोगे, वरना कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। हमारे साथ है समाधान पाटिल, जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं और वीडियो को देखते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूँ, पेज पर तिरछी बात भारत पर थोड़ी दिक्कत आ गई है दोस्तों, तो इसलिए उस पर थोड़े वीडियो 2 ही डालूंगा दिन में। बाकी के वीडियो मेरे गोपाल और पुराना तिरछी बात है ना, जिसमें तिरछी बात भारत नहीं लगा हुआ, सिर्फ तिरछी बात के नाम से बहुत पुराना है, और उस पर डाला करूँगा। तो इन दोनों को मैं शेयर कर दिया करूँगा तिरछी बात भारत पर, वहाँ से आप इन दोनों पेज पर जा सकते हो, वीडियो देख सकते हो। तो उसके बाद हमारे साथ शरद कुमार कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल ने फ़ोन
करके भी पूछा, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फ़ोन करके हालचाल लिया है कि क्या हुआ भाई साहब। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। शरद कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ हैं सद्दाम अंसारी भिवांडी से। भरत तिवारी कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी तरासी से। दिनेश कुमार कमेंट करते हैं गुजरात भावनगर से कमेंट करते हैं। और उसके बाद प्रवीण बघेल से पुरी से। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल वारे मोबाइल वारे पैसा जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धीरज भाई का। जिया अंसारी कमेंट करते हैं। सैयद सादत अली कमेंट करते हैं और मोहन सिंह कमेंट करते हैं। उसके बाद खालिद महमूद कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। स्वपन डे कमेंट करते हैं। सूरज डीओ कमेंट करते हैं। उसके बाद गणेश सोनी कमेंट करते हैं। राजेंद्र प्रसाद यादव, शरद कुमार कमेंट करते हैं। स्वपन डे हैं। ईश्वर सिंह कमेंट करते हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं। और प्रवीण बघेल से पूरी सपना दुख भरी दास्तां कमेंट करते हैं। स्वपन डे। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं। उसके बाद सतनाम कौर ठकुराल कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। उसके बाद राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं और जो कि गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से। और सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। खेमराज भाटी गुज्जर चिट्टी जी भी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। वनराज नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा श्री जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी भाई लगातार कमेंट करते हैं। ताजी लोमान हमारी बहन ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।